यार दोस्तों, मैं हूं सूरज। एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विद सूरज में। दोस्तों, तो आज हम आदिकाल की छठी सीरीज़ लेके आए हुए हैं, जिसमें से कि हमने काफ़ी सारे प्रश्न कर दिए हैं। तो आदिकाल के हम ये मेरी छठी वीडियो है। तो हमने जैसे कि आपको बोला ही है कि आदिकाल में हम बहुत सारे क्विज़ करने वाले हैं, जो हमारी आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं दोस्तों। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, मेरा समझाना आपको अच्छा लगता है, या मेरी जानकारी आपको अच्छी लगती है, या मेरे प्रश्नों को ये जो व्याख्या मैं आपके लिए सामना करता हूँ वो अगर आपको पसंद है दोस्तों, तो आप मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और एक प्यारे से कमेंट कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न इसमें बन रहा हुआ है आपका श्रावकाचार। देखो, श्रावकाचार किस कवि की रचना है? श्रावकाचार, सबसे पहले आप ये जान लीजिए, हिंदी की पहली रचना। हिंदी की दोस्तों ये पहली रचना है। 250 इसमें दोहे लिखे हुए हैं, और श्रावक धर्म का, किसका दोस्तों? श्रावक धर्म का उल्लेख है इसमें, ठीक है। और ये कब की है? 933 की है। कब लिखी हुई है? 933 की लिखी हुई है। तो दोस्तों किसने लिखा हुआ है? सरहपन है, सब्रपन है, देवसेन ने, शालिभद्र सूरी ने। तो दोस्तों ये किसकी रचना है? देवसेन की रचना है। बेशक हिंदी के पहले कवि माने जाते हैं दोस्तों सरहपा। राहुल सांकृत्यायन ने बोला था कि हिंदी के जो है पहले कवि कौन है? सरहपा है। इनका जन्म कब हुआ है? 769 ईस्वी में। दूसरे नंबर पे देख सकते हैं दोस्तों कौन है? सब्रपा। सब्रपा का जन्म कब हुआ है? 780 में। कब हुआ है दोस्तों सब्रपा का जन्म? 780 में। और शालिभद्र सूरी, शालिभद्र सूरी की एक रचना बहुत प्रसिद्ध है, भरतेश्वर बाहुबली। कौन सी दोस्तों? भरतेश्वर बाहुबली रास, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या दूसरी नंबर पे है, दोहा कोश। दोहा कोश के रचयिता कौन है? दोहा कोश, तो दोस्तों दोहा कोश के रचयिता कौन है? आशुग कवि, शालिभद्र सूरी, स्वयंभू, सरहपा। बताइए कौन है दोहा कोश के रचयिता? सरहपा। सरहपा का जन्म मैं अभी आपको बता चुका हूँ। दोहा कोश, देख लीजिए कि सरहपा ने 32 ग्रंथ लिखे थे दोस्तों। कितने ग्रंथ लिखे थे? 32 ग्रंथ लिखे थे, जिसमें सबसे प्रसिद्ध कौन सा है? दोहा कोश। और दोहा कोश का संपादन किसने किया था? प्रबोध चंद्र बागची ने। और ऐसे याद रखेंगे, सरहपा की डीपी। क्या? सरहपा की डीपी, मतलब डी से दोहा कोश, पी से प्रबोध चंद्र बागची, ठीक है। सरहपा की डीपी, 32 ग्रंथ लिखे हुए इन्होंने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 84 सिद्ध थे, सिद्धों के सबसे बड़े या पहले सिद्ध संप्रदाय को बनाने वाले सरहपा थे, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, कौन सा रहा है? भरतेश्वर बाहुबली, ठीक है दोस्तों। भरतेश्वर बाहुबली रास किसकी रचना है? भरतेश्वर बाहुबली रास 1184 की। कब की है दोस्तों? 1184 की रचना है भरतेश्वर बाहुबली रास। और रास काव्य परंपरा का, जैन रास काव्य परंपरा या रास काव्य परंपरा का हिंदी में परिवर्तन होने वाला पहली रचना, कि किसमें रास काव्य परंपरा की हिंदी में पहली परिवर्तित रचना कौन सी थी? भरतेश्वर बाहुबली रास। लिखी किसने है दोस्तों? ये जिनधर्म सूरी, सुमति गणी, धनपाल, या शालिभद्र सूरी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? शालिभद्र सूरी, ठीक है दोस्तों। भरतेश्वर बाहुबली रास कब की है? 1184 की रचना है, ठीक है। खंड काव्य है ये। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपको डिटेल्स जानकारी अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, ठीक है। चौथा प्रश्न चल रहा है, परमात्मा प्रकाश और योगसार। परमात्मा प्रकाश और योगसार गद्यों में गद्य रचनाओं के रचयिता कौन है? राम सिंह, जो इंदु, रोडा और पुष्पदंत। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जो इंदु। याद रखिए, जो इंदु, ठीक है। अपभ्रंश में दोहा, दोहा का शुरुआत करने वाला, अपभ्रंश में दोहा की शुरुआत करने वाला कौन था? जो इंदु कवि थे। रोडा कवि ने 10वीं सदी में क्या लिखी है? राउलवेल, ठीक है। पहली राउलवेल कैसी रचना है? पहली शिलांकृति कृति है वो, शिला पर अंकित कृति बोल सकते हैं हम उसे। चंपू काव्य है, उसमें 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं उसमें। पहली नक्शिक रचना है वो। और पुष्पदंत का कार्य, पुष्पदंत को हिंदी का पहला कवि किसने बोला है? शिव सिंह सेंगर ने दोस्तों। किसने बोला है? शिव सिंह सेंगर ने बोला है, ठीक है। राम सिंह, राम सिंह कब के हैं? 10वीं सदी के हैं। और इन्होंने कौन सी रचना लिखी थी? पाहुड़ दोहा। कौन सी रचना लिखी थी दोस्तों? पाहुड़ दोहा लिखी हुई है दोस्तों, ठीक है। अब बहुत सारी जानकारी आपको दे दी है, अगले प्रश्न आएंगे तो बाकी जानकारी वहाँ पे दे दी जाएगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वर्ण रत्नाकर। वर्ण रत्नाकर रचयिता कौन है? ज्योतिश्वर ठाकुर, लक्ष्मीधर, सोमप्रभ सूरी, या देवसेन। तो दोस्तों वर्ण रत्नाकर किसकी है? ज्योतिश्वर ठाकुर की। और साथ में एक बहुत अच्छी बात याद रखना, मैथिली रचना है। कैसी रचना है? मैथिली। ये मेरा
इंक मेरी सही नहीं है इसकी, मतलब मेरा पेन। वर्ण रत्नाकर ज्योतिषवर ठाकुर की रचना है और ये 14वीं सदी की रचना है। ठीक है, वर्ण रत्नाकर मैथिली में है, मैथिली में है, मैथिली में है। और दूसरी चीज़ सबसे अच्छी बात देखो, इसमें क्या है, 84 सिद्धों के नाम मिलते हैं। किसके? 84 सिद्धों के नाम किस रचना में मिलते हैं? वर्ण रत्नाकर में। लिखी किसने है? ज्योतिषवर ठाकुर में। कब लिखी है? 14वीं सदी में। है कैसी रचना? मैथिली रचना। ठीक है, मैथिली भाषा में लिखी हुई है। लक्ष्मीधर अलग राइटर हैं, सोमप्रभ सूरी अलग है, देवसेन अलग है। कौन है? इनकी डिटेल अभी प्रश्न आएंगे, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अगला प्रश्न जल बनता है हमारे लिए छठा, भाषा सर्वेक्षण। भाषा सर्वेक्षण किसकी रचना है? तो दोस्तों ये रिपीटेड प्रश्न आ गया। श्याम सुंदर दास, गिरियर्सन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन बी। क्या होने वाला है दोस्तों इसका? गिरियर्सन, जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन ने लिखी है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेकिन ग्रियर्सन की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? 1888 की। ठीक है, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। अगला प्रश्न है सातवां, हिंदी साहित्य का इतिहास। दोस्तों किसका? हिंदी साहित्य का इतिहास। इस्तवार द लिटरेचर एंड द हिंदुस्तानी। ठीक है, इस्तवार द लिटरेचर एंड द हिंदुस्तानी किस भाषा में लिखी गई है? अंग्रेजी में, हिंदी में, फ्रेंच में, जर्मनी में। तो दोस्तों सही उत्तर क्या होने वाला है इसका? फ्रेंच होने वाला है। इस्तवार द लिटरेचर एंड द हिंदुस्तानी का इसका प्रथम संस्करण जो हुआ था 2 भागों में हुआ था। कब हुआ था? 1839 में और 1847 में। ठीक है दोस्तों, इसका दूसरा संस्करण जो हुआ था, पहला संस्करण 2 भागों में था, दूसरा संस्करण उसका आया था 1871 में। है किसकी पुस्तक ये? हिंदी साहित्य की पहली पुस्तक है। हिंदी साहित्य लेखन का पहला प्रयास किस पुस्तक में हुआ है? इस्तवार द लिटरेचर एंड द हिंदुस्तानी में हुआ है। किसकी थी ये? गारसा द तासी की पुस्तक है। किसकी है दोस्तों? गारसा द तासी की पुस्तक है, फ्रेंच भाषा में लिखी हुई है। ठीक है, आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति द्वारा ये प्रकाशित हुई थी। और दूसरी बात इसमें हम कह सकते हैं कि इसमें ही हिंदी साहित्य का इतिहास जो लेखन है वर्णनात्मक पद्धति पर लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, वर्णनात्मक पद्धति में कहने का मतलब है जो भी राइटर हैं उनके पहले अक्षर के नाम के आधार पर उनको क्रम में रखा गया है, जो कि इतिहास के अंतर्गत एक गलत रचना मानी जाती है। वरना इसको ना एक शब्दकोश की दृष्टि से देखा जाता है, ना कि साहित्य की दृष्टि से। लेकिन ये पहली बार किसी भारतीय साहित्य लिखा था, हिंदी साहित्य लिखा था, तो इसका एक विशेष स्थान अभी भी इनको दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, बनते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 8वां प्रश्न बन रहा है, सच्चे अर्थों में माना जाने वाला हिंदी साहित्य का पहला इतिहास, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान 1888। अब भी मैंने ऊपर ही बता दिया था आपको किसने लिखी है। गारसा द तासी, जॉर्ज गिरियर्सन, गिलक्रिस्ट, जोशुआ कैटलर। तो इसका दोस्तों सही उत्तर क्या है? जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन। सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन। और गारसा द तासी की पुस्तक कौन सी है? गारसा द तासी की पुस्तक इस्तवार द लिटरेचर एंड द हिंदुस्तानी। सीधे ऊपर वाली एक पुस्तक जो थी वो किसकी पुस्तक थी? गारसा द तासी की थी दोस्तों। ठीक है, अब बनते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न से पहले हम इसके बारे में एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन जो है ना, इनका जन्म हुआ है 1851 में। ठीक है दोस्तों, कब हुआ है? 1851 में हुआ है। ठीक है, यह पुस्तक कहाँ से प्रकाशित होती है? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेष अंक के रूप में दोस्तों ये प्रकाशित हुई थी। ठीक है, इसमें कवियों की संख्या कितनी है? 952। कितने कवि हैं इसमें? 952 कवि हैं। ठीक है, और गिरियर्सन ही वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भक्ति काल की 16वीं और 17वीं सदी को क्या बोला था? स्वर्ण युग कहा था दोस्तों। ठीक है, और हिंदी साहित्य ये जो मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान है ना, इसका जो पहला हिंदी अनुवाद किया था ना, वो किसने किया था? वो किया था आपका किशोरी लाल गुप्त ने। किसने किया था? किशोरी लाल गुप्त ने 1957 में किया था। ठीक है, 1957 में। किस नाम से किया था? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से किया था। तो दोस्तों आशा करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लग रही होगी, और आपको जानकारी अच्छी लग रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। बनते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 9वां प्रश्न आ रहा है हमारा। 9वां प्रश्न देख लीजिए, हिंदी भाषा में लिखा जाने वाला हिंदी साहित्य का पहला इतिहास। देख लीजिए, हिंदी भाषा में लिखे जाने वाला हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। शिव सिंह सरोज, मिश्र बंधु विनोद, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर कायदे से देखा जाए तो एक पुस्तक आती है भाषा। क्या पुस्तक आती है? भाषा काव्य संग्रह। ठीक है दोस्तों, भाषा काव्य संग्रह एक पुस्तक थी
1973 की महेश महेश दत्त शुक्ल ने लिखी थी। किसने लिखी थी दोस्तों? महेश दत्त शुक्ल ने लिखी थी। लेकिन शिव सिंह सरोज 1883 में प्रकाशित है। कब है दोस्तों? 1883 में, जो कि शिव सिंह सेंगर की है। इसलिए अगर आपको भाषा काव्य संग्रह अगर पुस्तक में नहीं मिलता है दोस्तों, तो आप शिव सिंह सरोज की तरफ जा सकते हैं। और शिव सिंह सरोज कब आप प्रकाशित होती है? 1883 में हुई थी दोस्तों। इसमें कितने कवि हैं शिव सिंह सरोज में? 838 कवि है। ठीक है। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान में कितने थे? 952 थे। इस्तवार द लिटरेचर हिंदुस्तानी में कितने थे दोस्तों? 738 कवि थे। और शिव सिंह सरोज में कितने कवि हैं? 838 कवि है दोस्तों। और शिव सिंह सरोज की एक और खासियत है, ये भी वर्णानुक्रम पद्धति पर लिखी हुई है दोस्तों। जैसे कि गारसादा तासी ने अपना इतिहास लिखा था, वैसे ही शिव सिंह सेंगर ने भी अपना इतिहास लिखा है। ठीक है दोस्तों। इसमें काल विभाजन और नामकरण का कहीं पे भी प्रयास, कोई सा भी प्रयास नहीं किया गया है। और शिव सिंह सरोज नवल किशोर प्रेस से प्रकाशित होती है। ठीक है। मिश्र बंधु विनोद के बारे में अगर बात करते हैं, तो मिश्र बंधु विनोद जो है 4 भागों में प्रकाशित हुई थी। कितने भागों में प्रकाशित हुई थी दोस्तों? 4 भागों में। शुरू के 3 भाग 1913 में प्रकाशित हुए थे। ठीक है। शुरू के 3 भाग 1913 में, और एक भाग 1934 में प्रकाशित हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? 1934 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है। मिश्र बंधु विनोद किसकी है? मिश्र बंधुओं की है। मिश्र बंधु विनोद में 3 भाई हैं। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938। ठीक है दोस्तों। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 राम कुमार वर्मा किसकी है? राम कुमार वर्मा की है दोस्तों। इसकी सबसे अच्छी खासियत क्या है? देखो, हिंदी साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास का सबसे अच्छी खासियत हम, या फिर हम बोल सकते हैं बड़ी बात, इसमें जो इतिहास लिखा है 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक का ही उल्लेख है दोस्तों। बहुत बड़ा प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास राम कुमार वर्मा का कहाँ से कहाँ तक का है? 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक का ही है। हिंदी साहित्य का इतिहास देखो, हिंदी साहित्य का इतिहास हम ऐसे नहीं पकड़ सकते। हिंदी साहित्य के इतिहास में हम तुम्हें एक चीज़ में थोड़ा मोटा मोटा बता दूं, अगर 1929 हुआ तो ये चले जाएगा रामचंद्र शुक्ल। 1931 हुआ तो चले जाएगा राम कृष्ण रसाल, रामकृष्ण रसाल। 1973 हो गया तो चले जाएगा नगेंद्र, है ना। तो दोस्तों हम ऐसे नहीं बोल सकते किसका है, अगर हम इसमें देखेंगे कि सन कौन सा वाला बोल रहा है दोस्तों। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आशा करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लग रही होगी, और आपको ये जानकारी अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है। अब अगला प्रश्न बनना है, 10वां प्रश्न है, उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले प्रथम विद्वान दोस्तों, प्रथम विद्वान आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तो इसको अपभ्रंश को हिंदी से अलग माना है दोस्तों, याद रखिएगा। रामचंद्र शुक्ल और राम कुमार वर्मा ने भी बोला है कि जो पुरानी हिंदी है वो अपभ्रंश से ही प्रभावित है दोस्तों। इनने भी इसका सहयोग किया था, लेकिन वो बोला कि प्रथम विद्वान चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगर मान लो ये प्रथम भी नहीं होता ना दोस्तों, अगर यहाँ पे प्रथम भी नहीं होता ना, तो भी चंद्रधर शर्मा गुलेरी चली जाता। याद रखना, शुक्ल और चंद्रधर शर्मा गुलेरी होने के बावजूद भी चंद्रधर शर्मा गुलेरी को पहले प्रायिकता मिलती है, याद रखिएगा। जैसे सेम क्वेश्चन अगर मैं तुमसे पूछ दूँ, एक चीज़ आ जाएगी, जैसे ताजमहल कहाँ है, अब ऑप्शन में दे दूँ यूपी, एमपी, और सब जगह का एड्रेस डाल दूँ, और फिर मैं एक और ऑप्शन में डाल दूँ यूपी, और एक जगह डाल दूँ क्या चीज़, आगरा, तो फिर आप आगरा की तरफ जाएंगे, ना कि यूपी की तरफ जाएंगे। ठीक है। लेकिन यूपी, एमपी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना बोलूँगा तो फिर आप यूपी की तरफ चले जाएंगे। ठीक है। जब बिल्कुल जो सबसे ज़्यादा सटीक आंसर होता है हमें उसकी तरफ जाना होता है, तो चंद्रधर शर्मा इसका गुलेरी का इसका सबसे सटीक आंसर है दोस्तों। बनते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बोल रहा है, सरापा को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? अभी मैं तुम्हें पहले ही दूसरे प्रश्न की तरफ बता चुका हूँ कि सरापा को पहला कवि किसने बोला था। सरापा को पहला कवि मानने वाले विद्वान कौन थे? डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त, राहुल सांकृत्यायन, धीरेन्द्र वर्मा रसाल, रामकृष्ण रसाल, या कृष्ण शंकर शुक्ल रसाल, रामकृष्ण शुक्ल रसाल। 2 प्रश्न बनते हैं इसके, गणपति चंद्रगुप्त या राहुल सांकृत्यायन। तो दोस्तों उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? राहुल सांकृत्यायन। गणपति चंद्रगुप्त ने किसको बोला है दोस्तों? शालिभद्र सूरी को बोला है। किसको बोला है पहला कवि? शालिभद्र सूरी को बोला है। ठीक है। अब अगला प्रश्न बनता है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचयिता। देखो दोस्तों 12वीं सदी की रचना है। कब की रचना है? 12वीं सदी की है। और ये एक प्रकार से हम कह सकते हैं व्याकरण ग्रंथ है। ये कैसा ग्रंथ है? व्याकरण ग्रंथ है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण लक्ष्मीधर ने लिखी है, राम सिंह ने लिखी है, दामोदर शर्मा ने लिखी है, जो इंदु ने लिखी है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या है? दामोदर शर्मा। लक्ष्मीधर ने क्या लिखी है? लक्ष्मीधर ने लिखी है आपकी प्राकृत पेंगलम। ठीक है दोस्तों, क्या लिखी है? प्राकृत पेंगलम लिखी है लक्ष्मीधर ने। राम सिंह की क्या? पाहुड़ दोहा है। जो इंदु की योगसार अभी हम पढ़ के जा चुके हैं, योगसार लिखी है। और एक और इनकी पुस्तक है जो इंदु की योगसार और
अब भी हमने पढ़ा था, 1 मिनट में, सरपा, दोहा कोश, परमात्मा प्रकाश और योगसार। ठीक है दोस्तों, जो हिंदी की कौन सी रचना है? परमात्मा प्रकाश और योगसार। अगला प्रश्न बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की तरफ कि अपभ्रंश या 1 मिनट में थोड़ा सा इसे जूम कर दूं, ऐसे सही लग रहा है ना। प्रश्न क्या है? अपभ्रंश व्याकरण के रचयिता कौन है? हेमचंद्र, विद्याधर, सोमप्रभ सूर्य, धनपाल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हेमचंद्र। हेमचंद्र ने लिखा है। इनको प्राकृत का पाणिनि भी कहते हैं। विद्याधर ने नहीं लिखा है। सोमप्रभ सूरी अलग व्यक्ति हो गए। धनपाल तो 10वीं सदी के हैं, सोमप्रभ सूरी 12वीं सदी के हैं। 12वीं 13वीं सदी में चली जाएगी। 1242 का एक रचना है। अगला 14वां प्रश्न है, मिस्र बंधुओं द्वारा मिस्र बंधु विनोद कितने भागों में विभाजित है? आ गया सेम प्रश्न, अभी मैंने बताया था 1913, याद होगा आपको। तो 1934, 3 भाग, 13 में 1 भाग, 34 में टोटल कितने हो गए? 3 + 1 कितना हो गया? 4। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखो क्या है, वीर गाथा काल को संधि एवं चारण काल की संज्ञा किसने दी है? कौन से काल को दोस्तों? वीर गाथा काल को चारण काल। वीर गाथा काल सबसे पहले तो समझ लो आदिकाल है, ठीक है। वैसे इनको बोलना चाहिए था आदिकाल को संधि एवं चारण काल की संज्ञा किसने दी है? गिरियर्सन ने, धीरेन्द्र वर्मन है, रामकुमार वर्मन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है दोस्तों, तो इसको किसने बोला है? रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को संधि एवं चारण काल बोला है दोस्तों, ठीक है। गिरियर्सन ने क्या बोला था? चारण काल बोला है। वीर गाथा काल को चारण काल बोला है। धीरेन्द्र वर्मा ने अपभ्रंश काल बोला है। आदिकाल को आदिकाल किसने बोला है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बोला है आदिकाल, ठीक है दोस्तों। आदि, धीरेन्द्र वर्मा ने अपभ्रंश, गिरियर्सन ने चारण, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आशुग कवि, आशुक की रचना है नेमिनाथ रास, चंदनवाला रास, स्थूलीभद्र रास, चर्यापद। तो दोस्तों अब मैं आपको बता दूं एक छोटी सी बात कि चंदनवाला रास आशुक ने कब लिखी है? 1200 ईस्वी में लिखी हुई है, ठीक है दोस्तों। कब लिखी हुई है दोस्तों? चंदनवाला रास को 1200 में लिखा था। और दूसरी चीज़ इसमें सबसे एक अच्छी चीज़ क्या आ रही है आपके लिए कि हम कह सकते हैं कि चंदनवाला रास जो आशुक ने लिखी है उसके अंतर्गत कितने छंद हैं? अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके अंदर कितने छंद हैं तो आप क्या बोलेंगे दोस्तों? इसके अंदर कितने छंद होने चाहिए? 35 छंद। कितने छंद होने चाहिए आपके इसमें? 35 छंद होना चाहिए। और ये खंड काव्य है। स्थूली भद्र रास कब की है दोस्तों? 1209 की है। जिन दत्त सूरी ने लिखी है। किसने लिखी है? जिन दत्त सूरी ने लिखी है। और याद रखना गिरियर्सन ने इसको जीर्णधाम बोला है। क्या बोला है? जीर्णधाम बोला है गिरियर्सन ने, ठीक है। चर्यापद किसकी है दोस्तों? सबरपा की है। कब की है? सबरपा ने लिखी है चर्यापद, ठीक है, सबरपा। और सबरपा का अगर हम आपसे पूछें कि कार्यकाल क्या है, ठीक है, सबरपा का क्या है दोस्तों? 780, ठीक है। इनका कार्यकाल क्या है? 780। चंदनवाला रास आशुक ने लिखी है। स्थूलीभद्र रास जिनधर्म सूरी ने लिखी है। नेमिनाथ रास और नेमिनाथ चौपई। नेमिनाथ रास किसने लिखी है? 1213 में लिखी है सुमति गणी ने। किसने लिखी है दोस्तों? सुमति गणी ने लिखी हुई है। और इसमें आपके 58 छंद हैं। कितने छंद हैं इसमें दोस्तों? 58 छंद हैं नेमिनाथ रास में। चंदनवाला रास में 35 हैं, नेमिनाथ रास में 58 है, ठीक है, 58 हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगर आपको जानकारी अच्छी लग रही है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे और एक प्यारा सा कमेंट करेंगे। 17वां प्रश्न बनना है, पौमचर्यू के रचयिता हैं। पौमचर्यू, पौमचर्यू के रचयिता कौन है? पुष्पदंत, धनपाल, अब्दुल रहमान, स्वयंभू। तो दोस्तों उसका सही उत्तर क्या है? स्वयंभू। तो दोस्तों स्वयंभू का कार्यकाल क्या है दोस्तों? 783। 783। स्वयंभू को याद रखिएगा राम कुमार वर्मा ने हिंदी का पहला कवि बोला है, ठीक है। पौमचर्यू में एक और खासियत है। पौमचर्यू में देखेंगे राम का उल्लेख है, ठीक है, राम का उल्लेख है। और इसके कारण इसको अपभ्रंश का वाल्मीकि कहते हैं। अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। व्यास भी कहा जाता है कहीं कहीं पे स्वयंभू को। और अपभ्रंश पहली कड़वकबद्ध रचना है। कड़वकबद्ध रचना है। 7 चौपाई के बाद एक दोहा देना। 7 चौपाई के बाद एक दोहा देने को कड़वकबद्ध रचना कहते हैं दोस्तों। पहली कड़वकबद्ध रचना का पौमचर्यू, राम का उल्लेख है इसमें दोस्तों पौमचर्यू में। याद रखिएगा पौमचर्यू की एक और खासियत है, पौमचर्यू में कितने श्लोक हैं? 12,000 श्लोक हैं या 12,000 श्लोक हैं, ठीक है, 12,000 छंद या श्लोक बोल सकते हैं हम इसमें। और 5 इसमें कांड है। कितने कांड हैं इसमें दोस्तों? 5 कांड है। और 90 क्या है? संधियाँ हैं।
कितनी संधियां हैं? 90 संधियां, जिसमें से कि 83 संधि की बात करेंगे तो स्वयंभू ने लिखी है। 83 संधियां किसने लिखी है दोस्तों? स्वयंभू ने लिखी है। और 7 संधियां दोस्तों किसने लिखी है? इनके पुत्र त्रिभुवन ने लिखी है। ठीक है दोस्तों, तो 7 और 83 आपको ये चीज़ें भी पता चल गई हैं। 83 + 7 बोले तो 90। अब हम बात करते हैं पहुँचरियों में। 12,000 श्लोक हो गए, 5 कांड हो गए, 90 संधियां होंगी, 83 स्वयंभू ने लिखी है। अपभ्रंश का वाल्मीकि कहते हैं। पौमचर्यू ने ही, अच्छा जो पौमचर्यू ना, इसे अपभ्रंश की रामायण भी कहा जाता है। अपभ्रंश की रामायण डॉक्टर भयाणी ने बोला था, डॉक्टर भयाणी ने इसको अपभ्रंश की रामायण भी कहा था दोस्तों। और भयाणी के कारण ही इसको क्या अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ जाए दोस्तों। अब देखो इसमें, देखो अगला प्रश्न क्या है इसमें। देखो अब्दुल रहमान आदिकाल का पहला कवि हजारी प्रसाद द्विवेदी, एचपीडी ने अब्दुल रहमान को पहला कवि बोला है आदिकाल का। इनकी एक रचना है क्या? संदेश रासक। कौन सी रचना है दोस्तों? संदेश रासक की अगर हम बात करी जाए तो संदेश रासक की खासियत क्या है कि ये पहली रचना है। कैसी रचना है दोस्तों? पहली रचना है कि जिसे हम धर्मेतर रचना बोलते हैं। धर्मेतर राजग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है? धर्मेतर राजग्रंथ है। और ये 12वीं सदी के उत्तरार्ध और 13वीं सदी का पूर्वार्ध में लिखी हुई रचना है। अब्दुल रहमान की एक और खासियत बता देता हूँ संदेश रासक की, विक्रमपुर के वियोगनी की विरह कथा। दोस्तों क्या है? विक्रमपुर के वियोगनी की पहली कथा है, और साथ में ये खंड काव्य भी है दोस्तों। ठीक है, अब्दुल रहमान। ठीक है, कि हम ये भी कह सकते हैं कि पहला मुसलमान या पहला मुसलमान होते हुए भी देसी भाषा में उसने रचना की थी और पहला राजग्रंथ लिखा था, तो अब्दुल रहमान। ठीक है दोस्तों, पुष्पदंत देखो भाई, पुष्पदंत भी मिल गए, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। शिव सिंह सेंगर ने पुष्पदंत को आदिकाल का पहला कवि बोला है, शिव सिंह सेंगर। ठीक है दोस्तों, और पुष्पदंत के अगर हम रचनाओं की बात करते हैं दोस्तों, तो पुष्पदंत में सबसे पहले एक चीज़ याद रखना कि इनको शिव सिंह सेंगर ने बोला था 7वीं सदी के हैं। ठीक है दोस्तों, 7वीं सदी के हैं। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बोला ये 9वीं सदी के हैं। जबकि अगर हम इनका काल देखते हैं तो 972 है। कितना है दोस्तों? 972। तो सर्व रूप से इनको क्या बोला गया? ये 10वीं सदी के राइटर हैं। ठीक है, और पुष्पदंत ने पुस्तक लिखी थी महापुराण, निर्णय कुमार चर्यू, जिसे हम नाग कुमार चर्यू बोलते हैं, जसहर चर्यू बोलते हैं, कोश ग्रंथ भी थी इनकी रचना। ठीक है, तो पुष्पदंत जो थे ना, पहले कैसे थे? शैव मत के थे दोस्तों। कैसे मत के थे? शैव मत के थे। लेकिन किसी आश्रयदाता के कहने से उन्होंने क्या करा? जैन मत स्वीकार कर लिया दोस्तों। ठीक है, अपभ्रंश का भवभूति कहा जाता है पुष्पदंत को। अपभ्रंश का क्या बोलते हैं इनको? भवभूति भी कहा जाता है। ठीक है, और पुष्पदंत ने तो कई सारी उपाधियां भी ली हुई हैं, जैसे कि अभिमान मेरु। कौन सी उपाधि ली थी ने? अभिमान मेरु, कवि कुल तिलक, काव्य रत्नाकर, है ना। और शिव सिंह, पुष्पदंत की भाषा देखो भाई, पुष्पदंत की अगर हम भाषा की बात करते हैं दोस्तों, तो इनकी भाषा को ना शिव सिंह सेंगर ने क्या बोला है? भाखा की जड़ बोला है। ठीक है दोस्तों, भाखा की जड़ बोला था। ठीक है, किसने? शिव सिंह सेंगर ने पुष्पदंत की भाषा को क्या बोला? भाखा की जड़। और पुष्प दंत की जो भाषा है उसको अगर हम बात करें, तगारे ने, एक है डॉक्टर तगारे ने क्या बोला था? मराठी की जननी बोला है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। और एक और प्रश्न बनता है इनसे, मैं तुम्हें देखो कितनी डिटेल बता रहा हूँ कि भोला शंकर व्यास है एक राइटर, भोला शंकर व्यास ने पुष्पदंत की तुलना माघ से की है। पुष्पदंत की तुलना किससे करी है? माघ से की हुई है दोस्तों। ठीक है, और पुष्पदंत के बारे में ही क्या बोला था हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कि ये पुष्पदंत जो है अपभ्रंश के पुष्पदंत हैं। क्योंकि इनका ना पहले पुण्य कवि से नाम भी आता था, पुण्य कवि। अब देखो भाई, अब्दुल रहमान हो गया, धनपाल तो 10वीं सदी की, धनपाल ने भविष्यत कथा लिखी है, धनपाल ने। ठीक है दोस्तों, भविष्यत कथा। अब आ रहा अगला प्रश्न 18वां प्रश्न बनता है शब्द अनुशासन के रचयिता कौन है? हेमचंद्र, पुष्पदंत, स्वयंभू, डोम्भिप्पा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? 18 का ए आंसर। ठीक है, हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, प्राकृत का पाणिनि बोला जाता है हेमचंद्र को। और हेमचंद्र ने भट्टी के समान द्वैश्रयी काव्य की भी रचना करी थी। पुष्पदंत की पूरी डिटेल बता चुका हूँ, स्वयंभू की पूरी डिटेल बता चुका हूँ। डोम्भिप्पा की हम बात करते हैं तो 840 का जन्म है इनका। ठीक है दोस्तों, 840 का जन्म है इनका। और डोम्भिप्पा के गुरु कौन है दोस्तों? तो डोम्भिप्पा के गुरु हैं विरूपा। कौन है? डोम्भिप्पा के विरूपा गुरु हैं, और 840 का इनका जन्म है, याद रखना।
पाहुड़ दोहा, पाहुड़ दोहा किसकी रचना है? लक्ष्मीधर की, रोडा की, राम सिंह की, हेमचंद्र की। तो पाहुड़ दोहा किसकी? मुनि राम सिंह की है। अपभ्रंश में अगर हम बात करें रहस्यवादी कवि तो राम सिंह थे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं 20वें प्रश्न की तरफ। प्राकृत पैंगलम किस कवि की रचना? प्राकृत पैंगलम लक्ष्मीधर, सबरपा, ज्योतिषवर ठाकुर, जोइंदू। तो इसका सही उत्तर क्या है? लक्ष्मीधर। अब एक और याद रखना, प्राकृत पैंगलम देखो दोस्तों 14वीं सदी की रचना है प्राकृत पैंगलम। प्राकृत पैंगलम क्यों खास है? क्योंकि प्राकृत पैंगलम इसलिए खास है दोस्तों, प्राकृत पैंगलम के 8 छंदों के आधार पर दोस्तों, प्राकृत पैंगलम जो लक्ष्मीधर है ना, इसी के 8 छंदों के आधार पर शुक्ल ने क्या बोला था कि प्राकृत पैंगलम के 8 छंदों के आधार पर ही शुक्ल ने क्या कहा? हम्मीर रासों की कल्पना करी थी। और हम्मीर रासों का रचयिता किसको बता दिया? श्रांगधर को बता दिया। जबकि वहीं पे अगर हम बात करें तो जो अपने राहुल सांकृत्यायन है वो श्रांगधर को ना मानकर किसको मानते हैं? हम्मीर रासों का राइटर जज्जल को मानते हैं। ठीक है दोस्तों, प्राकृत पैंगलम की अगर हम बात करें 14वीं सदी का अंत में लिखी हुई है ना। और इसे प्राकृत पिंगल सूत्र भी कहते हैं। और प्राकृत पैंगलम की टीका किसने लिखी है? लक्ष्मीधर ने लिखी है। रोडा कवि कौन है? 10वीं सदी में इन्होंने रचना लिखी हुई है, राहुल वेल। पहली नक्सिक रचना है चंपू काव्य है, 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं उसके अंतर्गत, हमें पहली नक्सिक रचना भी मानी जाती है। ठीक है, अब राम सिंह ने क्या लिखा है? पाहुड़ दोहा राम सिंह की है, पाहुड़ दोहा तो है ना। पाहुड़ दोहा किसकी है? राम सिंह की है। हेमचंद्र का तो हेमचंद्र शब्द अनुशासन है। भीम कवि के वहाँ पर रहते थे हेमचंद्र? नहीं, हेमचंद्र तो 10 से 12वीं सदी के समथिंग में माना जाता है, इनको 10 में माना जाता है हेमचंद्र को। आई थिंक 10 1000 कुछ है इनका जन्म, अब मुझे एकदम एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है फिलहाल अभी, है ना। तो इसका 10वीं सदी है, 12वीं सदी से ऊपर नहीं है हेमचंद्र, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। लेकिन अब मुझे ऐसा कंफर्म नहीं आ रहा, तो मैं ऐसे बता नहीं पा रहा हूँ। तो आगे बढ़ते हैं अब, है ना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 20वां प्रश्न, प्राकृत पैंगलम किस कवि की रचना? ये तो अभी आने हो गया, लक्ष्मीधर की है। सबरपा के मैंने अभी बता दिया आपको, सबरपा। देखो ज्योतिषवर ठाकुर, जोइंदू। तो प्राकृत पैंगलम किसकी है दोस्तों? लक्ष्मीधर की रचना है। सबरपा, देखो सबरपा का जन्म कब हो रखा है? 780 में। ठीक है दोस्तों, इनके गुरु का नाम क्या है? शबरपा, सॉरी लुईपा। क्या है? लुईपा। मार्कर भी नहीं चल रहा है मेरा। लुईपा है। और लुईपा का जन्म देखो 783 773। देखो गुरु, एक गड़बड़ हो गया, एक मिनट है, 780 773। सबरपा 780 में है। सबरपा का जन्म कब हुआ है? 780 में। और लुईपा का जन्म 773 में। नहीं, लुईपा नहीं जा रहा है, ये तो थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। सबरपा का जन्म कब हुआ है दोस्तों? सबरपा का जन्म मुझे कमेंट करेंगे आप, मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है सबरपा के जन्म में। सबरपा का जन्म आपका 773 या 780 में से एक जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो सबरपा का जन्म कब जा रहा है? 780 ही जा रहा है दोस्तों। ठीक है, और लुईपा का जन्म कब जाता है आपका? 773। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ रहा है आपका, सबरपा का जन्म है आपका 780, और वो हो गया महामुद्रा वज्रगीति, ये इनकी पुस्तक है। योगचर्या नहीं है इसकी, MCV। तो सबरपा की पुस्तक कौन कौन सी है? चर्यापद, वज्र योगिनी साधना और महामुद्रा वज्रगीति। ठीक हो गया, ये भी कंफर्म हो गया। नय कुमार चरियो, नाग कुमार चरियो किसकी है दोस्तों? अभी मैं बता के गया हूँ आपको किसकी है, पुष्पदंती की है। ठीक है दोस्तों, नाग कुमार चरियो किसकी पुस्तक है दोस्तों? स्वयंभू की, सुमति गणी की, या फिर रोडा कवि की? तो अब भी हम आपको बता के गए थे इतनी सारी पुस्तकें। नाग कुमार चरियो किसका है? पुष्पदंत की है। अगला प्रश्न आ रहा है 22वां, जय मयंक जस चंद्रिका की रचयिता कौन है? भटकेदार, विद्यापति, केशवलाल, मधुकर कवि। जय मयंक जस चंद्रिका तो दोस्तों किसकी है? ये मधुकर कवि की है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, भट्ट केदार ने क्या लिखी है? दूसरी पुस्तक है इनकी, मुझे अभी एग्जैक्ट तो याद नहीं आ रहा, लेकिन जय मयंक जस चंद्रिका किसकी है? मधुकर कवि की है दोस्तों। आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 23वां प्रश्न, आज काफ़ी प्रश्न हो चुके हैं, मैं इतने ही करूँगा। 23वां प्रश्न की बात करते हैं। 23, उपदेश रसायन के रचयिता कौन है? उपदेश रसायन रास। भैया ये तो बहुत, जो रास काव्य परंपरा है ना, रास काव्य परंपरा की शुरुआत मानी गई है उपदेश रसायन रास से। ठीक है दोस्तों, अब ये रचना कब की है? 1114 की रचना है। ठीक है, कब की रचना है? रास काव्य परंपरा की पहली रचना है। अपभ्रंश भाषा का रास काव्य परंपरा का पहला रचना माना जाता है। ठीक है, और 1114 की रचना है दोस्तों। किसकी है? जिन धर्म सूरी की है, सोमप्रभ सूरी की है, या फिर शालिभद्र सूरी की है, या फिर
जिनदत्त सूरी, शालिभद्र सूरी, सोमप्रभ सूरी, जिनदत्त सूरी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या जाने वाला है? इसका सही उत्तर बताइए आप मुझे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, इसका उत्तर क्या है? जिनदत्त सूरी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न नहीं है, मैं वीडियो यहीं पे रोकूंगा आज, क्योंकि मैंने बहुत समय ले लिया आप लोगों के लिए। तो आशा करता हूँ आज आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, और आपको अगर ये जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय। एक और चीज़ आ रही है इसमें, दरअसल मैं सोच ही रहा था कि इसके बारे में क्या बताऊंगा आपके लिए, है ना। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि जिनदत्त सूरी ने जो अवधेश रसायन रास लिखी है वो 80 पदों की है। ठीक है, कितने पदों की है? 80 पदों की रचना, नृत्य गीत है, रासलीला काव्य है। ठीक है, अपभ्रंश भाषा का पहला रास काव्य भी माना जाता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, तो हम नहीं लेंगे। तो आशा करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, और आपको ये जानकारी लगी अच्छी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।